हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल साइंस के जो टीचिंग एड्स हैं उनके बारे में बता रही हूँ। तो उस टीचिंग एड में आज मैं आप लोगों के लिए म्यूज़ियम के बारे में बताऊँगी। म्यूज़ियम का पार्ट लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को इम्प्रोवाइज्ड एप्रेटिस के बारे में बताया था। दरअसल इम्प्रोवाइज्ड एप्रेटिस क्या होते हैं? टीचिंग मेथड को और आसानी, सुविधाजनक और प्रभावशील बनाने के लिए ऐसे एप्रेटिस का खुद से आविष्कार करना या खुद से बनाना, जो जो एपरेटस होते हैं हूबहू उनकी कॉपी करना ही इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, माइक्रोस्कोप एक ऐसा एपरेटस है जो बहुत ही कॉस्टली मिलता है, लेकिन अगर आप अपने स्किल से, टीचर अपने स्किल से छात्रों की मदद से खुद से बनाते हैं तो ना सिर्फ ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है बल्कि सस्ता भी होता है, श्रम भी कम लगता है और छात्रों को इसके बारे में नई से नई जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं कि ये चीज़ क्या होती है। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस का एक छोटा सा माइक्रोस्कोप का नाम लिया था। आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी या फिर प्लांट्स की लाइफ साइकिल्स। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस के अंतर्गत आती है। तो आज मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल साइंस के टीचिंग एड्स में जो नेक्स्ट मैं एपरेटस के बारे में बताऊंगी या नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगी वो है म्यूज़ियम। कि म्यूज़ियम क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, अगर इसको खुद से बच्चे बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ म्यूज़ियम, तो बहुत सारे ऐसे म्यूज़ियम हैं जो बहुत दूर दूर है और बहुत ही प्रभावशील भी हैं, लेकिन अगर बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो कि वर्ल्ड में, विश्व में बहुत सारे ऐसे म्यूज़ियम का निर्माण हुआ है या बने हुए हैं जहाँ पे सभी वस्तुएं या प्लांट्स या सभी के सैंपल्स जो होते हैं सुरक्षित रखे हुए हैं। तो अगर वहाँ तक बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं तो क्या कोई ऐसी ट्रिक है या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से बच्चे खुद से अपना एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाएं और उसमें कुछ ऐसे सैंपल्स को कलेक्ट करें जिसको ग्रो होते या जिसको सुरक्षित या इसके बारे में नई नई जानकारियाँ देख सके। तो आज मैं उसी के पार्ट में आप लोगों के लिए म्यूज़ियम लेकर आई हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं म्यूज़ियम के बारे में कि म्यूज़ियम होता क्या है। हेल्पफुल टीचिंग एड्स इन बायोलॉजिकल साइंसेज, यानी कि वो सहायक टीचिंग एड्स बायोलॉजिकल साइंस में हैं जिनकी वजह से बायोलॉजिकल साइंस बहुत ही आसान, सुविधाजनक और ना सिर्फ सुविधाजनक बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली हो जाती है। तो शुरू करते हैं। म्यूज़ियम यानी कि संग्रहालय। तो यहाँ पे म्यूज़ियम की अगर बात करें, जीव विज्ञान इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे उन सैंपल्स को सुरक्षित रखा जाता है जो बहुत पहले ही विलुप्त होने की कगार पे थे या किसी तरह से ये बोले जाए कि किसी तरह से खत्म हो गए हैं, या उनके अवशेषों को या पर्यावरण संबंधित चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है जो आने वाले भविष्य में उनको उनको देख के या आने वाले भविष्य में लोग उसको देख के चीज़ों को समझे कि कैसे ये पहले हुआ करते थे और आज के समय में कैसे इनमें मॉडिफिकेशन आ गए या विलुप्त हो गए। ठीक है, तो अगर मैं आगे बात करूं इसी के बारे में, तो सबसे पहले संग्रहालय किसी भी विषय के शिक्षण में प्रभावशाली साधन है। इसलिए है क्योंकि संग्रहालय से ही आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कलेक्ट जो हुई हैं उनके बारे में बता सकते हो। बच्चे उसको जीवंत देख सकते हैं, जीवंत इन द सेंस जो खत्म भी हो गया है तो उनको देख के वो उसके आधार पर कल्पनाशीलता भी कर सकते हैं। तो जीव विज्ञान एक प्रयोगात्मक विषय है जिसमें विभिन्न जीव विज्ञान, वनस्पति, जंतुएं, उनके पर्यावरण, विकास की प्रक्रिया तथा जीव अवशेषों का अध्ययन होता है। अगर जीव विज्ञान की बात करें तो आप सब जानते हो कि जीव विज्ञान एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें विभिन्न तरह की जीव जंतुओं, बहुत तरह की, क्योंकि यहाँ पे जो पृथ्वी पे जीव जंतुओं की भिन्नताएं हैं वो बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी जीव जंतुओं, वनस्पतियों और उनके पर्यावरण की, ये जीव जंतु वनस्पति उनके पर्यावरण में सुरक्षित कैसे रहते हैं, उस विकास की प्रक्रिया, किस तरह से उनका विकास हुआ, किस तरह से उनका विनाश हुआ, ये सारी प्रक्रिया तथा उनके अवशेष, चूंकि अब वो खत्म हो चुके हैं, जो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, जो उनके बाद में उनको प्राप्त किया जाता है तो उसको बोला जाता है अवशेष, यानी कि फॉसिल का अध्ययन होता है। तो अगर नेक्स्ट में बात करूँ इसमें कि शिक्षण द्वारा विभिन्न स्तरों का स्पष्टीकरण कक्षा शिक्षण अथवा उनके अन्य माध्यम से संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि
जो फॉसिल्स हमें प्राप्त होते हैं और अवशेष प्राप्त होते हैं वो बहुत दूर दूर से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि हो सकता है कि वो एक स्थान पे सभी जगह फॉसिल्स हमें प्राप्त ना हो। तो ये सारे कक्षा शिक्षण में ये सारे फॉसिल्स को कलेक्ट करना या उन सभी जगहों पे पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन ही कहा जाए। तो इसी वजह से ऐसे स्थलों का स्पष्टीकरण संग्रहालय के माध्यम से हो जाता है। संग्रहालय का मतलब क्या है कि बहुत दूर दूर तक, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि आज से बहुत साल पहले डायनासोर कैसे खत्म हो गए थे, वो किस स्थान पे खत्म हो गए थे, तो उस स्थान पे पहुंच पाना बहुत ही नामुमकिन है। तो क्या होता है संग्रहालय में इन सारी चीज़ों का कि बहुत तरह के जो पेड़ पौधे थे वो खत्म हो गए या फिर बहुत तरह के जो जीव जंतु थे वो खत्म हो गए, तो उन स्थान पे तो नहीं हम पहुंच सकते, लेकिन संग्रहालय की मदद से उन वस्तुओं को, उन जीव जंतुओं को कलेक्ट करके हम एक जगह पर रख सकते हैं। और संग्रहालय में ना सिर्फ अगर बायोलॉजी के महत्व से देखा जाए तो विभिन्न तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे उनको कलेक्ट करके संग्रहालय उनका किया जाता है, उनको एक जगह इकट्ठा करके ऐसा रखा जाता है, ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है जिसकी वजह से वो वस्तुएं कई वर्षों तक सुरक्षित रहती हैं। तो अगर संग्रहालय के तौर पे हम दूसरी चीज़ों का भी देख सकें तो आज से जैसे विश्व युद्ध की बात करूं तो विश्व युद्ध में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई थी जो हमें अब प्राप्त हुई हैं, तो उनको हम लोगों ने सुरक्षित करके रखा है। जो इंडिया में ऐसे म्यूजियम्स बने हैं विश्व में, ऐसे गांधी जी जब वो खत्म होने से पहले उनसे जो भी चीज़ें प्राप्त हुई थी उनका संग्रहालय किया गया, उनकी वस्तुओं का संग्रहालय किया गया, किस तरह से वो कहाँ पे चरखा चलाते थे, किस तरह से वो ज्ञान देते थे, उन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया गया। तो अगर मैं जीव विज्ञान से हट के थोड़ी बात करूँ तो संग्रहालय इन सभी चीज़ों का जो पहले खत्म हो चुके हैं और जो भविष्य की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वजह से उन चीज़ों को एक जगह सुरक्षित रखा गया है। किसी भी वस्तु को सुरक्षित रखना ही संग्रहालय कहलाता है एक जगह पर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि संग्रहालय का क्या मतलब है। संग्रहालय का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो आज के समय में विलुप्त हो चुकी है और वो भूतकाल में या पास्ट में जाके विलुप्त हो चुकी है और आज हमें केवल उनके अवशेष मिल रहे हैं, वो फॉसिल्स के तौर पे हमें मिल रहे हैं, तो उन्हें सुरक्षित एक जगह पर रखना ही संग्रहालय कहलाता है। संग्रहालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सभी वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है और नियमित उसका विचरण किया जाता है, नियमित उसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसमें कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे इस बारे में बढ़ते हैं हम लोग। संग्रहालय की अगर व्यवस्था किसी भी कक्ष या दीर्घा में की जा सकती है। संग्रहालय को अगर आप चाहे तो अपने कक्ष में या विद्यालय में भी बनवा सकते हैं। एक अपने आसपास की कुछ ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करके या कुछ ऐसी वस्तुएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं उनको इकट्ठा करके किस तरह से संग्रहालय सुरक्षित होना चाहिए तथा इसमें एक्वेरियम, टेरेरियम, वाइवेरियम तथा अन्य शोकेस अलमारियों के विभिन्न प्रदर्शन वस्तुएं संग्रहित की जानी चाहिए। अगर हम बात करें जैसे म्यूजियम, आपको पता है कि बहुत बड़ा होता है, किस तरह से वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो अगर आप बच्चों को ये बताने के लिए कि म्यूजियम होता कैसा है, कैसे इसमें वस्तुएं संग्रहित की जाती, सुरक्षित की जाती हैं, तो बच्चों को बनाने के लिए आप अपना खुद का एक छोटा सा म्यूजियम भी बना सकते हैं। आपके जो विद्यालय में पाई जाने वाली अलमारियां हैं या पाई जाने वाली इसी तरह की बुक शेल्फ है, तो उनमें किस तरह से आप वस्तुओं को, जीव जंतुओं को या प्लांट्स को किस तरह से उसमें संग्रह करते हो, उसमें इकट्ठा करते हो और बच्चों को प्रदर्शनी के तौर पे उसको संग्रहित करते और दिखाते हैं। उत्तम संग्रहालय में विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार से वस्तुओं को एकत्रित किया जाना चाहिए, स्थानीय पर्यावरण में उपलब्ध, जो आपके आसपास के वातावरण में ही उपलब्ध हो, यानी कि बच्चों को उसके लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े, क्योंकि वो दूर जा नहीं सकते हैं, ना ही उन चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो म्यूजियम में आप उन चीज़ों को कलेक्ट करें जो आपके आसपास ही मिल जाए। जैसे समुद्र से दूर के स्थलों में समुद्री जंतु, जो बच्चे समुद्र के तटों के किनारे रहते हैं तो वो वहाँ समुद्री जीव जंतुओं को, शीप को है, स्टारफिश को है या क्रैब्स को है, किस तरह से इसको कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ वो किस तरह से स्पेसिमेन बनाते हैं। छात्रों द्वारा शैक्षिक भ्रमण के द्वारा एकत्रित की गई सामग्री का भी संग्रहालय सुरक्षित की जा सकती है। नमूनों का, मॉडल्स का, पर्यावरण में विभिन्न जंतुओं के अध्ययन की जो व्यवस्था होती है, जीव अवशेष, अनुवांशिकी, उद्विकास, इस सबके स्पष्टीकरण की विषय वस्तु आदि को संग्रहालय में रखना चाहिए। अगर आप किसी अपने कुछ ऐसे छात्रों को किसी भी फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं तो छात्र वहाँ से बहुत सारे ऐसे सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं जो जहाँ फील्ड ट्रिप में ले गए, कि वहाँ पे
किस तरह से पौधे होते हैं, किस तरह से वहाँ के जीव जंतु होते हैं, उनके द्वारा किस तरह से उनका विकास हुआ, किस तरह से वो इस पर्यावरण में रह रहे हैं। यानी कि बहुत से ऐसे जो जीव जंतु हैं वो गर्म स्थान पे रहते हैं, बहुत से ऐसे जो जीव जंतु हैं जो बहुत ही ठंडे स्थान पे रहते हैं, या किस तरह के जीव जंतु हैं जो इन दोनों को ही नहीं बर्दाश्त कर पाते, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। कुछ जीव जंतु जो सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, यानी कि वैसे स्थान पे जहाँ सूर्य की रोशनी हर वक्त पड़ती रहे तो वहाँ पे नहीं रह सकते, अंधेरे में रहते। तो ये विभिन्न तरह के जीव जंतु की भिन्नताएं हैं कि किस तरह से जीव जंतु पेड़ पौधे ऐसे स्थान पे रह सकते हैं और ऐसे स्थान पे नहीं रह सकते। तो वहाँ के द्वारा आप कलेक्ट की हुई बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को, जो छात्र कलेक्ट करते हैं, वस्तुओं को म्यूजियम में, अपने जो बनाए म्यूजियम है, छात्रों की मदद से उन चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, रोचक तथ्य बता सकते हैं, उसके बारे में उसका विकास बता सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें म्यूजियम में आप बता सकते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, संग्रहालय में उपलब्ध सामग्री का वर्गीकरण व्यवस्था क्रम होना चाहिए। यानी कि आप जो जो वस्तुओं को क्रम से लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया, तो क्रम से जब लगा रहे हो तो उसका एक आपको व्यवस्था और क्रमबद्ध होना चाहिए, जिससे दर्शकों पर भी प्रभाव पड़े, जो देख रहे हैं बच्चे उन पर भी प्रभाव पड़े। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात करूं क्रम, यानी कि पेड़ पौधों का एक क्रम में, जीव जंतुओं का अलग क्रम में, सूक्ष्म जीव जंतुओं का अलग क्रम, ये क्रम हो गया। ठीक है, ये नहीं कि पेड़ पौधे जीव जंतु सब एक साथ ही मिक्स करके लगा दी, तो इसको समझने में भी बहुत ही कठिनाई होती है। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट आगे बात करूं, तो जिस तरह से जीव जंतुओं का अगर आप म्यूजियम बना सकते हैं, तो जैसे कि आपको जंतुओं में स्पेसिमेन पे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, आप इन दोनों को अलग कर सकते हैं। कॉर्डेट का कौन से जीव जंतु होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स के जीव जंतु कौन से होते हैं। इसी प्रकार के कुछ ऐसे जंतु जैसे प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, मोलस्का आदि में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जीव जंतुओं में संग्रहालय के नाम पे आप आराम से कर सकते हैं, अगर इनका लाभ देखा जाए। अब बात करते हैं म्यूजियम के बारे में, तो मैंने बता दिया कि कुछ तरह से कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट जीव जंतु अलग, पेड़ पौधे अलग, सूक्ष्म जीव अलग, मोलस्क अलग, ये सारी चीजें अलग अलग एक क्रम में विभाजित कीजिए कि उस फैमिली में या उस जीनस में कौन सा बिलोंग कर रहा है, उसको एक जगह पे कलेक्ट कीजिए, फिर दूसरी फैमिली का या दूसरे जीनस का अलग। तो ये एक तरह से संग्रह में अलग अलग आप करोगे तो छात्रों को समझने में सुविधा भी होगी, आसानी भी होगा, और उसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ लाभ की, तो सबसे पहले लाभ की बात करूँ, शिक्षण को सरल और प्रभावशील बनाने के लिए इसमें सहायता मिलती है। आप सभी जानते हैं कि जब बच्चे उन चीज़ों को स्वयं से देखेंगे तो वो कितना प्रभावी और सरल, आसानी हो जाएगा, कितनी सहायता मिलती है। अवलोकन की शक्ति का विकास होता है। छात्र, अवलोकन का यह मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। छात्र उन चीजों को देखेंगे कि किस तरह से सीलेंट्रेट होता है, किस तरह से मॉलस्क होता है, किस तरह से प्लांट, पेड़ पौधों में भिन्नताएं होती हैं, और किस तरह से जीव जंतुओं में भिन्नताएं होती हैं। तो इस तरह से उनकी ऑब्जर्वेशन की शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि उसको वो देखकर समझ रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो विद्यार्थियों की जिज्ञासा एवं रुचि में भी वृद्धि होती है कि किस तरह से वो चीजें हो रही हैं, किस तरह से, तो वो उसमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि अब वो सामने देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो इनके गुण देश विचरण की भावना का भी विकास होता है, कि छात्रों में बहुत सारे ऐसे ना, कुछ को चीजें बहुत ज्यादा दोष दिखता है, कुछ को गुण, तो इन सब चीजों का भी उनमें विकास हो रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, उन्हें संग्रह संरक्षण में टैक्सोडर्मी, हार्बेरियम बनाने आदि की प्रविधियों का भी प्रेरित किया जाता है। तो जो अगर मैं बात करूं म्यूजियम के एडवांटेज की, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है। अब बात करते हैं हम एक्वेरियम, जल जीवशाला। आप सब जानते हैं एक्वेरियम क्या होता है, यानी कि एक ऐसा वाटर टैंक जिसमें विभिन्न तरह के पेड़ पौधे जो पानी में पाए जाते हैं, पानी के नीचे तलहटी में पाए जाते हैं, वो उसमें बहुत तरह के छोटे छोटे मॉलस्क, छोटे छोटे सीलेंट्रेट्स, या बहुत विभिन्न तरह की मछलियाँ, विभिन्न तरह की एल्गी, फंजाई, ये सारी चीजें किस तरह से उसमें पाई जाती हैं, जल जीवशाला उसको कहते हैं। तो जीव विज्ञान अध्ययन में विभिन्न जंतुओं तथा वनस्पतियों के प्रेक्षण तथा अध्ययन एवं एक्वेरियम एक प्रभावशाली शिक्षण है। किस तरह से एक्वेरियम का उपयोग छात्रों को प्रेक्षण शक्ति के लिए विकास हेतु किया जा सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि एक्वेरियम आप कैसे बना सकते हैं, खुद का भी एक्वेरियम बना सकते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करूं तो एक छात्रों को उनके आसपास पाए जाने वाले को एक छोटा सा टैंक बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आप सभी इसको एक टैंक बनाएं।
टैंक बनाने के साथ साथ वहां पे पानी, उस टैंक में पानी कलेक्ट करें। पानी हमेशा याद ध्यान रखना कि वो क्लोरीन जो होता है क्लोरीन युक्त हो, ठीक है। अगर क्लोरीन युक्त हुआ तो वो पानी में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो सभी सुरक्षित रहेंगे और ज्यादा समय तक वो चल सकेंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो वनस्पति है, बहुत तरह की ऐसी वनस्पति है, हाइड्रिला, ठीक है, बहुत सारी बैलिसिनेरिया है, हाइड्रिला हो गया, वेरिसेरिया हो गया, इसी तरह के और भी जीव जंतु हैं जो इसी तरह के और भी पेड़ पौधे हैं जो पानी में ही केवल पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी में इसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा में आप ऑक्सीजन तथा जलीय जंतुओं के लिए पर्यावरण के लिए भोजन भी उपलब्ध कराएं, क्योंकि बिना भोजन उपलब्ध कराए तो वो मर ही जाएंगे। तो इसी तरह से जंतुओं की अगर बात करूँ, कुछ ऐसे जंतु जो पानी में रह सकते हैं, जैसे केचुआ हो गया, कीड़े मकोड़े के लार्वा हो गए, मेंढक हो गया, फिशेस मछलियां हो गई, तो ये सारी चीजें आप उनमें डाल दे तो उनको भोजन के लिए बहुत तरह का एल्गी, शैवाल, ये सभी चीजें भी उसमें ग्रो करने लगती हैं और इस तरह से खुद का एक एक्वेरियम बन जाता है। तो अब अगर इसके महत्व की मैं बात करूं, इसके लाभ की बात करूं, तो सबसे पहले विभिन्न जलीय जंतुओं तथा वनस्पतियों के विकास एवं वृद्धि संबंधी अध्ययन में सहायता मिलता है। यानी कि अब बच्चे उस एक्वेरियम में, उस तालाब में या जल जीवशाला में वो सभी जीव जंतुओं वनस्पतियों को ग्रो करते देख रहे हैं, किस तरह से वो बढ़ रहे हैं, किस तरह से वो एक दूसरे का भक्षण कर रहे हैं, यानी प्रेडेटर किस तरह से वो बन रहे हैं, किस तरह से अपने आप को उस माहौल में सुरक्षित कर रहे हैं, उनके लार्वा, उनके अंडे, ये सब पनपते हुए देख रहे हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो विभिन्न जंतु तथा वनस्पतियों को कल्चर किया जा सकता है, उनको सुरक्षित कल्चर यानी कि यहाँ पे सुरक्षित किया जा सकता है। छात्रों को एक्वेरियम निर्माण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो ये सारे आज मैंने आप लोगों को एक्वेरियम और म्यूजियम के बारे में बताया। टीचिंग एड्स हैं जो छात्रों की मदद से इनका खुद का निर्माण किया जा सकता है। छात्रों के अंदर रुचि जागृत हो सकती है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, और वो जीव विज्ञान के इन चीज़ों को देख के और भी ज़्यादा के प्रति उनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो भी डेवलप होगा। थैंक यू।